प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं लर्निंग आउटकम्स आधारित गणित विषय में आकलन वर्कशीट क्रमांक 12 जो आकलन नंबर 2 है, परिमेय संख्याओं की समझ के लिए। तो इस वर्कशीट को हल करेंगे। चूँकि अब अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आकलन वर्कशीट के बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए आकलन वर्कशीट का समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जहाँ इसमें हम देखें कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, तुल्य भिन्न के पैटर्न बनाओ, पैटर्न आगे बढ़ाओ। यहाँ तुल्य भिन्न के पैटर्न को हमको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ देखा जाए तो पहले ऋण 1 लिखा है बटे में 3, ऋण 2/6, ऋण 3/9। तो यहाँ हम ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। तो ऊपर जो अंश में है तो यहाँ पर अगला जो होना चाहिए ऋण 4, और नीचे हम देख रहे हैं कि 3 का पहाड़ा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके क्या आ जाएगा फिर 12। इसी प्रकार ऊपर हम देखें तो इसमें ऋण 5 और नीचे 3 का पहाड़ा 5 बार तो 3 बचे 15। अब हम यहाँ देखें कि एक ये 6 आ जाएगा तो 3 का पहाड़ा 6 बार तो 3 6 18। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और ये है उसके ऋण 4/12, ऋण 5/15, ऋण 6/18 यहाँ पर रिक्त स्थानों पर आएगा। अगला सवाल है कि ऋण 4 से ही 5/6 और ऋण 7 से ही 3/4 को जोड़िए। तो इस प्रकार के जब मिश्र भिन्न को हमको जोड़ना हो तो मिश्र भिन्न को हम उचित भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ पर ऋण 4 से ही 5/6 को जोड़ना है ऋण 7 से ही 3/4 में। इसको जोड़ने के लिए पहले हम जब इसको उचित भिन्न में बदल लें तो यहाँ पर उचित भिन्न में बदलते समय हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, ऋण का चिन्ह तो ऋण तो वैसे ही रहेगा, 6 चौके 24 और 5 29, तो 29/6 ये बन जाएगा। और धन गुणित ऋण ऋण हो जाएगा, इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा। 4 7 28, 28 और 3 31, तो 31/4। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये आ गया। अब इसके बाद तो ये संख्या बन गई ऋण 29/6 और ऋण 31/4। यहाँ पर देखें दोनों के हर समान नहीं है, तो पहले हर को समान करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो उसका लघुत्तम हो? 6 और 4 का तो 12 होगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में भी 12 आता है और 4 के पहाड़े में भी 3 बार में 12। तो हम इसमें 12 बनाने के लिए 2 का गुना ऊपर नीचे कर देंगे, और यहाँ पर इसमें 4 को 12 बनाने के लिए 3 का गुना। तो इस प्रकार से आसानी से हम हर को समान कर सकते हैं। तो ऋण 29/6 गुणित हम इसमें 2 का कर दें तो ऊपर भी हम 2 का गुना करेंगे। तो फिर ऋण यहाँ 31/4, तो इसमें हम 4 में 3 का गुना कर देंगे, तो वैसे ही ऊपर 3 का। तो इससे दोनों के हर समान हो जाएंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये दोनों के हर समान, तो 29 तो 2 9 18 का 8, हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 29 दूनी 58 हो गया और 6 दूनी 12। इसी प्रकार इसमें यहाँ 4 तिया 12 और यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये 2 संख्याएं आ गई। अब दोनों के हर समान हो गए, तो जब हर समान हो तो आसानी से हम इनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो 12 है तो नीचे 12 लिख दिया हमने, ऊपर आ गया ऋण 58 और ऋण 93। अभी दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी, तो 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 10 और 5 15। तो इस प्रकार से हम देखें ऋण 151/12 इसका उत्तर होगा, और इसको हम भाग देकर चाहें तो मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है कि ऋण 48/60 का न्यूनतम मानक रूप लिखिए। तो इसका मानक रूप हमको लिखना है। मानक रूप मतलब इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 48/60, 48/60 में अगर मान लो इसमें पहले 2 का भाग, 4 का भाग, जो भी ऐसी संख्या जिसका ऊपर नीचे दोनों में भाग जा सकता है। तो हमको जैसे 12 का पहाड़ा अगर याद है तो हम सीधे सीधे 12 से सरल कर दें इसको। तो सरल करेंगे तो 12 का भाग ऊपर भी देंगे और नीचे भी। तो 12 का भाग देंगे तो ये 12 चौके 48 4 बार जाएगा, तो ये ऋण 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार 12 का भाग 60 में 5 बार जाएगा, तो 12 पंचे 60। अब कोई क्या ऐसी संख्या हो सकती है जिसका दोनों में भाग जाए? तो यहाँ संभव नहीं है, मतलब ये इसका सरलतम रूप है या न्यूनतम रूप या मानक रूप। तो उत्तर हो जाएगा इसका जो न्यूनतम या मानक रूप होगा
ऋण 4/5, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको और सरल नहीं किया जा सकता, तो ये इसका मानक या न्यूनतम रूप कहलाएगा। इसी प्रकार हम चौथे सवाल में देखते हैं कि 1/2 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो 1/2 इसके परिमेय समतुल्य हमको 3 परिमेय संख्या चाहिए। बड़ा आसानी से हम जैसे 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक में यहाँ पर एक बार जैसे हम इसी को आगे बढ़ा दें, तो जैसे एक अगर हम इसमें 2 का गुणा ऊपर नीचे कर दें तो ये क्या बन गया, 2 का गुणा अगर करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार अगर हम 3 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार हम 4 का गुणा कर लें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये इसकी 3 समतुल्य परिमेय संख्या बन गई है। और इस प्रकार से हम चाहे जितनी समतुल्य इसकी परिमेय संख्या और ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है ऋण 4/5 और ऋण 5/12 का गुणा कीजिए। तो ऋण 4/5 है तो गुणा करना है, तो ऋण 4/5 गुणित ऋण 5/12। तो गुणा करेंगे हम, तो जब गुणा करते हैं तो इसमें हमको लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऊपर की संख्या ऊपर, नीचे की संख्या नीचे गुणा किया जाता है, अंश का अंश में और हर का हर में। तो यहाँ हम ऋण 4 गुणित ऋण 5 अंश को एक साथ लिख दिया और 5 गुणित 12 हर को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ अगर सरल हो सकता है तो हम देखें कि 4 का भाग नीचे 12 में जा सकता है, तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। इसी प्रकार हम देखें 5 का भाग यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में जा सकते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ क्या बचा, ऊपर ऋण 1 गुणित ऋण 1, तो ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन। तो ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे यहाँ देखें हम तो यहाँ सिर्फ 3 बचा हुआ, तो 1/3। तो इसका जो उत्तर होगा, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो होगा 1/3। इसका उत्तर जो हो जाएगा 1/3 होगा। अगला सवाल है, देखिए कि भाग दीजिए। छठवें सवाल में भाग दीजिए। तो यहाँ पर 3/7 में हमको जो भाग देना है, तो ऋण 55/21, ऋण 55/21 का हमको यहाँ पर भाग देना है। तो हम भाग देने में हम क्या करते हैं कि जो दूसरी परिमेय संख्या होती है उसके अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं और भाग की जगह गुणा कर चिन्ह लगा देंगे। तो 3/7 गुणित 21 ऊपर आ जाएगा और ऋण 55 नीचे आ गया। तो अब यहाँ देखिए कि जब गुणा का चिन्ह लग गया तो ये अब आसानी से ऊपर के सवाल गुणा जैसे हल हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें 7 से 7 एकम 7, 7 का भाग दोनों में आ सकता है। अब यहाँ पर 3 तिया 9 और ऋण 55, तो इसको जब हम मानक रूप में लिखेंगे तो इसका जो ऋण का चिन्ह है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऋण 9/55 यही इसका उत्तर होगा। इसका भाग देने पर ये उत्तर आएगा। अगला सवाल है ऋण 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो जब भी हमको अगर कोई संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो सबसे पहले देख ले हर में कितना लिखा है, 4 लिखा है। तो सामान्य बहुत ही आसानी से इसको दर्शा सकते हैं। पहले ये देखें कि ऋणात्मक है या धनात्मक। तो ऋण का चिन्ह ऋणात्मक है, मतलब शून्य के बाईं ओर होगी। हम पहले शून्य लिख लें और बाईं ओर ज़्यादा स्थान छोड़े, क्योंकि हमको ऋणात्मक ओर की जरूरत है। तो यहाँ पर शून्य लिखा। अब इसके बाद ऋणात्मक है तो ऋण की तरफ हम क्या करेंगे, 4 बराबर दूरी पर 4 बिंदु बना लेंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 बिंदु बनाने के बाद हमने यहाँ पर नीचे 4 लिखा है, इसलिए हमने 4 भाग बनाए और यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण 1। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो भाग है पहला शून्य के ठीक बाद वाला, ये कहलाएगा ऋण 1/4। ये दूसरा भाग कहलाएगा ऋण 2/4 और ये भाग जो कहलाएगा ऋण 3/4। क्योंकि हमने इसको 4 बराबर भागों में बांटा, तो यहाँ जो बिंदु ए है, बिंदु ए ये 3/4 को दर्शाएगा। तो बिंदु ए ऋण 3/4 को दर्शाता है। इस प्रकार से हमने आज आकलन वर्कशीट नंबर 12 को हल किया है। और सभी आकलन वर्कशीट हमारे लिए अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है और 22 प्रश्न का पेपर आएगा। तो इसलिए हम इनका जरूर अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी और महत्वपूर्ण सवालों की पुनरावृत्ति के क्रम में हम कक्षा 8वीं गणित में वर्कशीट क्रमांक 18 जो आकलन 3 है
और पुनरावृत्ति है, तो इसको हम परीक्षा की दृष्टि से हल करने का प्रयास करेंगे। घातांक एवं घात एवं सरल समीकरण के लिए समझ। तो इसमें हमको जो पहला सवाल दिया कि ऋण 7 की घात 5 गुणित ऋण 7 की घात 3 को सरल कीजिए। तो इसको जब हमको सरल करना तो घातांक के जो नियम होते हैं, घातांक नियम 3 नियम जो घातांकों के होते हैं कि यदि कोई आधार अगर x है और घात में अगर आधार समान होते तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती। तो ये पहला नियम कि x की घात a गुणित x की घात b बराबर x की घात a धन b। इसी प्रकार अगर हम भाग देते हैं तो x की घात a भागित x की घात b आधार समान हो तो भाग देने पर घातें आपस में घट जाती है। तो ये दोनों नियम महत्वपूर्ण नियम हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम देखें, यहाँ अगर देखें तो आधार दोनों के ऋण 7 है, तो आधार समान है और गुणा कर रहे हैं, तो मतलब ये पहले नियम के आधार पर यहाँ पर ये पहला नियम का हम उपयोग कर सकते हैं। तो गुणा करने पर घातें जुड़ती है, तो इसलिए हम यहाँ देखें ऋण 7 की घात 5 गुणित ऋण 7 की घात 3। तो इस नियम के आधार पर घातें जुड़ेगी तो ऋण 7 की घात 5 धन 3। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ऋण 7 की घात 8। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 7 की घात 8। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखें तो 162 को घातांकी रूप में लिखना है। तो 162 को घातांकी रूप में लिखना तो हम पहले इसकी गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ गुणनखंड अगर निकालते हैं तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देखें तो 3 से अगर देते हैं तो 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर यहाँ देखें तो 3 का भाग और जा सकता है, 3 9 27, फिर 3 का भाग दें तो इसमें 3 बार जा सकता है। और इस प्रकार से हम देखें तो आखिरी में तो यहाँ पर इसके जो गुणनखंड आए तो 162 के जो गुणनखंड आए क्या है, 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 4 बार लिखा है, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इसका जो घातांकी रूप होगा घात के रूप में तो 2 की घात 1, तो 1 ये हो गया, और 3 की घात 4, 3 4 बार है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा कि 2 की घात 1 मतलब 2 ही कहलाएगा वो, तो 2 गुणित 3 की घात 4 ये इसका घातांकी रूप हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले सवाल में देखें तो यहाँ ऋण 3 की घात 2 और फिर उसकी घात 3 है को सरल कीजिए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ ऋण 3 की घात 2 और फिर पूरे की घात 3 है, तो जब घात की घात अगर होती तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो ऋण 3 की घात 2 गुणित 3 बराबर ऋण 3 की घात 6। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये घातांकी रूप में इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 3 की घात 6। अगला सवाल है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है, समीकरण बनाना है। तो किसी संख्या का तो हम क्या मानेंगे, वह जो संख्या हमको अज्ञात संख्या है तो मान लें माना वह संख्या x है। तो अज्ञात राशि को हम सामान्यतः x से दर्शा देते हैं। तो सवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लिखा है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है। तो किसी संख्या का 1/5 मतलब x का 1/5, तो 1/5 गुणित x मतलब x का 1/5 हो गया, उसी संख्या से 20 कम है। तो उसी संख्या से मतलब वह संख्या कौन सी, x। तो x से 20 कम है मतलब यहाँ पर अगर x में से ऋण 20 कर दे तो इस प्रकार से हम देखें इसका समीकरण जो बन जाएगा, तो इसको 1/5 गुणित x बराबर x ऋण 20, तो ये इसका एक समीकरण बन जाएगा। अगला सवाल हम देखें यहाँ पर, इसको हमको संख्या को मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में हम जब लिखते हैं तो मानक रूप में दशमलव के बाईं तरफ सिर्फ 1 अंक होता है और बाकी 10 की घात के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 1.1 के बाद यहाँ कितने अगर देखा जाए तो कितने अंक आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो इसको हम लिख देंगे 1.43335 गुणित 10 की घात 12।
तो ये इसका एक मानक रूप कहलाएगा या वैज्ञानिक संकेतन भी कहलाता है। तो यहाँ पर ये याद रखना कि जब भी हमको मानक रूप में लिखना है तो दशमलव के बाईं तरफ सिर्फ एक अंक होगा, बाकी 10 की घात के रूप में लिख देंगे। अगला सवाल है 10 की घात 8 भागित 10 की घात 3 को सरल कीजिए। तो हम घातांक के नियमों में हमने बताया था कि जब आधार समान होता है तो घातें आपस में घट जाती है। तो यहाँ पर 10 की घात 8 है और भागित 10 की घात 3, दोनों के आधार समान है तो घातें आपस में घट जाएगी। तो 10 की घात 8 ऋण 3, तो 10 की 8 में से 3 घटेगा तो 10 की घात 5। तो यही इसका उत्तर होगा कि 10 की घात 5 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो है समीकरण हल कीजिए। तो यहाँ समीकरणों को हल करना है। तो यहाँ इसमें समीकरण हमको दिया है y-4 बराबर 4। तो जब इसको हम हल करेंगे तो अज्ञात राशि y बराबर 4 ऋण 4। तो जब इसको हम घटाएंगे 4 में से 4 जाएगा तो 0, अर्थात y बराबर 0। यही इसका उत्तर होगा कि y का मान 0 हो जाएगा। अंतिम सवाल इसी क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि 5x/2 बराबर 25/4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको x अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार जब हमको संख्या दी गई है तो यहाँ पर पक्षांतर अगर हम करते हैं तो ये 2 जो हर में है ये ऊपर दूसरी तरफ जाकर अंश बन जाएगा और जो अंश में है वो नीचे आ जाएगा। तो x बराबर जो 25/4 पहले से उसको हम वैसे ही लिखेंगे और इधर का 2 चलाएगा ऊपर तो इसको 2 और 5 आ जाएगा नीचे हर में। अब इसको अगर सरल होता है तो हम सरल कर लें। तो यहाँ देखें तो 5 से 5 एकम 5, 5 25, 5 बार भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 2। तो इस प्रकार से उत्तर इसका जो होगा उत्तर बराबर हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से हमने वर्कशीट क्रमांक 18 को हल किया है। तो इसका अभ्यास बार बार करेंगे और कोई परेशानी हो पर परेशानी या समस्या हो या समझ में ना आए तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं।